हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड छात्रों के हिंदी में गद्य खंड में आधारित जो उनका अगला पाठ है वो क्या है, भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आज हम आपको भारतीय संस्कृति के पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे, उसकी गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे। क्योंकि छात्र जैसा कि आप जानते होंगे कि बोर्ड की परीक्षा में आपको पेपर में गद्यांश भी दिए जाते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। आपको उस गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बेटा आज आपको हम उसी के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे उसकी व्याख्या करनी है, कैसे आपको समझकर उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति पाठ का जो हमारा जो महत्वपूर्ण कुछ गद्यांश है वो क्या है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है ये पहला। इसमें जो लेखक है वो कहता है कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अंत नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबोहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर, मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। तो ये तो हमारा क्या था बेटा, गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए जो हमारा प्रश्न है, हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं, क्योंकि आपको इन प्रश्नों गद्यांश को पढ़कर ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि इस पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति है। जो लेखक हैं वो कौन है, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बेटा आपको वहाँ पर पाठ का नाम, लेखक का नाम तो दिया नहीं जाएगा, आपको एक केवल गद्यांश दे दिया जाएगा और आपको इसको पढ़कर समझना है कि ये किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो आपको उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखा तो आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। या आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में आधारित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस नाम पाठ से, भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं बेटा क्या कहा गया। अगला प्रश्न हमारा यह है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारी रेखांकित अंश है। जब भी पेपर में दिया जाएगा तो आपको केवल रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी होगी। हम आपको पूरे अंश की गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा अगर पेपर पे पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें लेखक कहता है कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि लेखक कहता है कि जैसा आपको भी पता होगा कि हमारे देश में इतनी प्राकृतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिनका किसी अन्य देश में मिलना क्या है, दुर्लभ है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न रहन सहन के लोग रहते हैं, विभिन्न अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो कहा गया है कि हमारे देश में इतनी प्राकृतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं जहां किसी अन्य देश में मिलना दुर्लभ है। कहते हैं कि अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच की वर्षा वाले क्षेत्र उपस्थित हैं, अर्थात मिलेगी, क्या है कि अगर असम के पहाड़ियों में कहते हैं 300 इंच की वर्षा वाले क्षेत्र मिलेंगे तो कहते हैं जैसलमेर, अर्थात एक राजस्थान का भाग है, तो कहते हैं राजस्थान के जैसलमेर में 2 से 4 इंच वाले वर्षा के क्षेत्र भी हैं। क्या है, कहते हैं जैसलमेर में 2 से 3-4 इंच वाले वर्षा के क्षेत्र भी हैं। जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। कहते हैं कि जो असम की जलवायु है वो क्या है, अत्यधिक आर्द्रता से युक्त है। कहते हैं जो असम की जलवायु कैसी है, आर्द्रता से युक्त है। लेकिन कहते हैं कि जो जैसलमेर की वायु है तो वो कहते हैं तप्त भूमि अर्थात क्या है, अत्यधिक गर्म है। क्या है, अत्यधिक गर्म है। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे भूमि न होकर कोई आग का तपता हुआ गोला अर्थात
तावा हो। क्या कहते हैं कि जो असम की पहाड़ी हैं, कहते हैं यहाँ पर 2 से 3 इंच की वर्षा वाले क्षेत्र उपस्थित हैं। तो कहते हैं राजस्थान के जैसलमेर में भी 2 से 4 इंच के वर्षा वाले क्षेत्र भी होंगे। लेकिन जो असम की जलवायु है वो कैसी है, आर्द्रता से युक्त है। और जो जैसलमेर की जलवायु वो कैसी है, आग के तपते हुए गोले के समान है। कहते हैं कि कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जा सके। कहते हैं कि विश्व में पाया जाने वाला कोई भी अन्न या फल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर पाया ना जाता हो या यहाँ पर पैदा ना किया जा सके। कहते हैं कि कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो। और कहते हैं कि आपको पता होगा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं बेटा। तो कहा जाता है कि यहाँ विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जो है वो जलवायु मिलती है और यहाँ की मिट्टियाँ भी लगभग जो है सभी प्रकार की पाई जाती हैं। तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत मात्रा में विश्व में जो है वो विश्व में पाए जाने वाले जो खनिज है वो यहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं, भूगर्भ अर्थात यहाँ की मिट्टी में पाए जाते। कहते हैं जो खनिज पदार्थ हैं वो भी यहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों ना मिले। और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई वृक्ष या पेड़ या जानवर नहीं है जो यहाँ के जो फैले हुए जंगल हैं उनमें ना मिले। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग हैं। कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि यहाँ की जो प्राकृतिक जलवायु है उसका असर जो है इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। और कहते हैं कि उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। और कहा जाता है कि भारत में जो है विभिन्न राज्यों के लोगों की जो वेशभूषा है, जो उनका रहन सहन है और जो खान पान है और जो शारीरिक संरचना में जो विविधता देखने को मिलती है उसका जो स्थान है वो क्या है, एक प्राकृतिक विविधता व जलवायु। कहते हैं उसका कारक क्या है, प्राकृतिक विविधता व क्या है, जलवायु। अर्थात अगर उसका जीता जागता सबूत देखना है तो यहाँ के भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग जो है वो देते हैं। क्योंकि यहाँ के विभिन्न प्रांतों के लोगों का जो खान पान, वेशभूषा है और जो शारीरिक जो संरचना अर्थात जो बनावट है वो सबका क्या है, अलग अलग है। तो ये तो बेटा हमारा क्या हो गया, ये तो हमारे गद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है आब हवा का असर किन किन बातों पर पड़ता है। देखिए अभी हमने यहाँ पर बताया कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक क्या कहता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है बेटा, देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहते हैं लेखक कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तो बेटा हमारा गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अभी बेटा मैंने आपको पहले गद्यांश में बताया है, तो आपको लिखना है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। या बेटा आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित भारत की संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये बेटा हमारा ये क्या है, ये रेखांकित अंश है। तो आपको केवल अगर पेपर में पूछा जाता तो आपको सिर्फ हमने पहले भी बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। हम आपको लेकिन आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए क्या है, पूरे जो है गद्यांश की वो व्याख्या करके समझाते हैं। तो लेखक कहता है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए यहाँ थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है
कि हमारे देश में जो है वो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो है वो रहते हैं। कहते हैं कि वो दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ हैं वो थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि भिन्न भिन्न धर्मों को, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कहते हैं उनको मानने वाले और जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, तो कहते हैं कि सभी धर्मों को मानने वाले लोग भी जो हैं वो थोड़ी बहुत संख्या में जो हमारे वहाँ वो पाए जाते हैं। कहते हैं और जिस तरह की यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं। जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की बोली पाई, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, आज अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं जिसकी गिनती करना आसान नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग भी रहते हैं जिनकी गिनती करना आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि अगर बाहर, यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति जो यहाँ का रहने वाला नहीं, वह बाहर से कहीं आ जाए और कह दे, अगर वो विभिन्न लोगों के देशों से जो लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियों के लोग रहते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, अगर उन ऐसे व्यक्तियों से मिल ले जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो वो तो यही समझेगा, घबरा कर कह देगा कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का क्या है, समूह है। क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले, भिन्न भिन्न रहन सहन के, विभिन्न खान पान के लोग रहते हैं। और एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह, क्योंकि हमारे वहाँ विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं, तो वह उनको देखकर ये भी कह सकता है घबराहट में कि यहाँ पर एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का क्या यह समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जैसे आपको भी पता होगा बेटा, बहुत से जैसे बाहर से कोई अपरिचित आ जाए और यहाँ पर वो विभिन्न देश जातियों के लोगों को देख ले, उनके रहन सहन को देख ले, तो वो घबराकर अगर कह भी दे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह जाति नहीं जातियों का समूह है, तो लेखक कहता है इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के, विभिन्न संप्रदायों के क्या कहें लोग जो हैं पाए जाते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, वेशा, शरीर बनावट सब क्या है वो अलग अलग होता है। तो ये तो हमारे गद्यांश की व्याख्या हो गई। जो अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है वो है कि अनेक देशों और अनेक जातियों का समूह कौन किसे क्यों कहेगा। तो देखिए, अभी हमने पढ़ाया है कि अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, जात नहीं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। तो कहा गया अनेक देशों अनेक जातियों का समूह कौन किसे कहेगा, तो वो हमारे देश को, मतलब भारत देश को कहेगा। कौन? अपरिचित आदमी। अगर बाहर का कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वह जो है अनेक देशों अनेक जातियों का समूह कहेगा। क्योंकि जो है हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न बोली के लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बेटा ये तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे जिससे आप जो है इसको आसानी से देखकर समझ सकें। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। इसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं वो आपको अगले हम वीडियो में बताएंगे। तो इसको आप देखिए, समझिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.